नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। काशीपुर से बड़ी जानकारी है। ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। काशीपुर से चंपावत के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। काशीपुर में शिलान्यास करेंगे। आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचेंगे और यहां पर कार्यक्रम का आगाज करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, चंपावत के लिए भी रवाना काशीपुर से ही होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना है जिसका शिलान्यास करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को परियोजनाओं की सौगात आज देंगे। अशोक अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रहेगा काशीपुर में, विस्तार से बताइए। राखी, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अब से थोड़ी ही देर में काशीपुर दौरे के लिए रवाना होंगे, जहां पर आज मुख्यमंत्री आवासीय योजना जो कि शहरी है इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना का शिलान्यास होना है। इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिरकत करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है हिंदू इंटर कॉलेज परिसर में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है और 11 बजे के लिए 11 बजे करीब इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। जिसके बाद करीब 1 बजे के आसपास मां मनसा देवी की जो शोभा यात्रा है उसको आज 50 साल पूरे हो चुके हैं, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस शोभा यात्रा को मां मनसा देवी की। और इस शोभा यात्रा के अवसर पर स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मां मनसा देवी के मंदिर में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आपको बता दूं कि आज अष्टमी का भी दिन है और ऐसे में जो मां मनसा देवी की जो शोभा यात्रा है जिसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कहा जा सकता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये पल है। और आज जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। देहरादून से कब तक रवाना हो जाएंगे अशोक मुख्यमंत्री, और उनके साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा इस कार्यक्रम में? देखिए अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे कार्यक्रम में आज प्रतिभाग करेंगे और अब से कुछ ही देर में यानी कि करीब 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और जैसे कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री आवासीय जो योजना है ईडब्ल्यूएस, उस परियोजना का आज शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाना है। 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और करीब 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और जिसके बाद सीधा 1 बजे वह मां मनसा देवी के मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर आज मां मनसा देवी की जो शोभा यात्रा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिसके 50 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं और नवरात्रों का भी ऐसे में समय चल रहा है और आज अष्टमी का भी दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है। और इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर शोभा यात्रा का जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं उसे कहा जा सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, जिसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिसमें आज प्रतिभाग करने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अशोक, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। चंपावत से बड़ी जानकारी है। जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वार्षिक घटोत्कच महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिले के चौकी गांव में आयोजित किया जा रहा है घटोत्कच महोत्सव। तो काशीपुर के बाद चंपावत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और इसके बाद कार्यक्रम का आगाज होगा। वार्षिक घटोत्कच महोत्सव में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अशोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, पहले काशीपुर पहुंचेंगे और उसके बाद चंपावत का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। चंपावत में क्या कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेगा, विस्तार से बताइए। अशोक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के बाद चंपावत पहुंचेंगे। यहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। जिले में चौकी गांव में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है घटोत्कच महोत्सव, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो काशीपुर के बाद सीधे चंपावत पहुंचेंगे और चंपावत में वार्षिक घटोत्कच सम्मेलन है, समारोह है, जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। देखिए ये जो सिलसिला है जारी है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम होगा। रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था दर्दनाक कांड।
सीएम का संकल्प, शहीदों के सपने करेंगे पूरे। उत्तराखंड को बनाएंगे देश का अग्रणी राज्य। अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में हुए रामपुर तिराहा कांड के शहीद आंदोलनकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों की शहादत को प्रदेशवासी भूल नहीं पाए हैं और आज भी वो इस दर्द को महसूस करते हैं। सीएम ने कहा कि जिन शहीदों के बलिदान से उत्तराखंड राज्य बना, उनके सपनों को पूरा करने के लिए सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। ये दिवस याद दिलाता है कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हमको कितना कष्ट सहना पड़ा और जितने भी अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन चले, उस आंदोलनों में जितने जख्म मिले, उनमें से अगर सबसे बड़ा जख्म कहीं मिला तो वो रामपुर तिराहे का जख्म था। और इस रामपुर तिराहा जो कांड था, उसका घाव आज तक भी नहीं भरा है। प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। सीएम ने कहा कि राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनके पूरा होने पर उत्तराखंड की दशा और दिशा में बड़ा बदलाव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली दून एलिवेटेड सड़क परियोजना के पूरा होने पर उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सीएम धामी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश के विकसित राज्यों में शामिल हो, इसके लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सीएम ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से काम करके इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए अभी से हम रोड मैप तैयार करें। सारे विभागों को अगले 3 सालों का रोड मैप, अगले 10 सालों का रोड मैप, इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कि एक एक करके एक एक काम, हम चाहे वो शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का हम काम करेंगे कि वो आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यह काम हुआ है। उस दिशा में विकल्प रहित संकल्प लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर चलते हुए काम कर रही है, जिससे शहीदों के भावना के अनुसार समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण हो सके और यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को गांधी जयंती की बधाई देते हुए गांधी जी के मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन किया। अहिंसा के सिद्धांत पर जनता को नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारतीय सेना और किसानों की मजबूती के लिए काम किया। देखिए, आज 2 अक्टूबर है। आज बापूजी की, महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और
हम सब आज उनको याद करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। इस जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनसे प्रेरणा लेती हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हम लोगों के आदर्शों पे चलें। जी, आज यहाँ पर हम लोगों ने याद किया, रामधुन का कार्यक्रम हुआ, पूरे विधानसभा के जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, और हमने मिलकर आज यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया, जहाँ पर हमने दोनों ही लाल बहादुर शास्त्री जी को और महात्मा गांधी जी को प्रणाम किया, नमन किया और रामधुन। वहीं लालकुआ के बेरी पड़ाव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की का शव काफी दिनों बाद बरामद कर लिया गया है। हालांकि लड़की का शव पूरे तरीके से सड़ चुका था, केवल कंकाल बरामद हुआ है। वहीं परिवार ने कपड़े के जरिए पहचान की। घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान परिवार वालों ने विधायक पर मिलने तक का न आरोप लगाया है। वहीं रेखा आर्या ने परिवार को मुआवजे की राशि प्रदान की। भविष्य में इसकी मैं समझती हूँ कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में एक बच्ची का अपहरण और अपहरण होने के उपरांत में उसका धड़ से सर अलग करना और उसकी छाती पर रखना अपने आप में नफरत की पराकाष्ठा या जुर्म की पराकाष्ठा या जघन्य अपराध की भी पराकाष्ठा होती। और उस घटनाक्रम में एक माँ के साथ में, चूंकि मैं भी एक माँ हूँ, अपनी जो संवेदना व्यक्त कर सकती थी। पूर्व जब जानकारी मिली मैं तब भी आपके मध्य में आई थी। परिवार को अपनी ओर से और सरकार की ओर से जो सांत्वना हो सकती थी वो देने का काम किया। और वहीं साउथ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता महेश बाबू हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। एक्टर महेश बाबू ने गंगा घाट पर विधि विधान के साथ पूजा की। इसके साथ ही महेश बाबू ने मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हरिद्वार जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए बीजेपी के हाथों में बहुमत की चाबी आ गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद 13 नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल हो गए, जिससे जिला पंचायत में बीजेपी को 27 सदस्यों का समर्थन मिल गया है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद का रण, 7 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल। बीजेपी के पक्ष में 27 जिला पंचायत सदस्य। बीजेपी ने पार किया बहुमत का आंकड़ा। प्रतिष्ठा का सवाल बनी हरिद्वार की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा लगभग तय हो गया है। बीजेपी ने 44 सदस्यों वाले जिला पंचायत में 14 सीटें जीतने के बाद 13 और सदस्यों को अपने साथ शामिल कर लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के समर्थन में 27 सदस्य आ गए हैं, जबकि बहुमत के लिए 23 सदस्यों की ही जरूरत है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हरिद्वार जिला पंचायत के 7 नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके पहले ही 6 नवनिर्वाचित सदस्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 27 सदस्यों के समर्थन के बाद हरिद्वार जिला पंचायत में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होने वाले सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी है। सीएम ने नए सदस्यों को भरोसा दिया है कि पार्टी और सरकार चुनाव में जनता से किए विकास के सभी वादे पूरे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। चारधाम श्रद्धालुओं की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर का अलग से कैडर बनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चारधाम में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की तैयारी में लगातार सरकार जुटी हुई है और इसी कड़ी में एक और तैयारी है। चारधाम श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य ताकि मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर का एक अलग से कैडर बनाया जाएगा ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, जो भी श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं।
अशोक अधिक जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कैडर बनेगा डॉक्टरों का अलग, यानी कि आप देखिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल राखी, देखिए कहा जा सकता है ये बात, क्योंकि अगर जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है उसके बाद से ये देखा गया है कि इस बार का जो चारधाम यात्रा हुई है उसमें जो श्रद्धालु है उन्होंने भी उनके एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं, और अब तक के जो पुराने रिकॉर्ड थे वो सभी रिकॉर्ड टूटे भी हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार ये देखा भी जा रहा है हर तरह की जो सुविधाएं है, हर तरह की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से किया जा रहा है। सरकार का ये एक लगातार प्रयास देखने को मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप यहाँ बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर पहले ही दिन से सरकार पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर दिखाई दी है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई जरूर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से इस बार देखा गया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु जो कि किसी बीमारी के चलते पीड़ित थी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी हालत भी वहां पर ऐसे में खस्ता हुई। इतना ही नहीं, हार्ट अटैक की वजह से कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी ऐसे में हुई है, जिसके चलते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधा है चारधाम यात्रा पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको दी जा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए एक और इसकी और एक कदम की ओर से एक कैडर तैयार किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक ये जानकारी इसमें नहीं मिल पाई है कि इस पूरे कैडर में कितने डॉक्टर्स को चयनित किया जाएगा और कितने डॉक्टर जो होंगे और कौन कौन से वो डॉक्टर्स होंगे, लेकिन साफ तौर पर ये बात जरूर कही जा सकती है कि श्रद्धालुओं को की जो संख्या है, जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं, और अभी क्योंकि यहाँ पर 2 महीने और चारधाम यात्रा ऐसे में चल रही है, तो उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कैडर तैयार किया जाएगा, किस तरह से पूरा उपचार रहेगा, किस तरह से यहाँ पर पूरा एक काम करने का जो रोड मैप है वो किस तरह का रहेगा। बिल्कुल। और अशोक देखिए, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आ रहे थे, ज्यादातर जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई, ये बताया जा रहा था कि हार्ट अटैक आने से ज्यादातर श्रद्धालुओं की मौत हुई है, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ज्यादा दिक्कतें आ रही है, ऐसे में उनके लिए काफी राहत होगी। निश्चित तौर पर मैंने जैसे आपको कहा कि ये सबसे बड़ी राहत, बड़ी खबर होगी, क्योंकि आज जब चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे भी मरीज आते हैं जो किसी बीमारी के चलते पीड़ित होते हैं, या किसी मरीज को हार्ट की जो है बीमारी होती है, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी चढ़ाई के दौरान काफी परेशानियों का ऐसे में सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कैडर तैयार हो जाएगा तो कहा जा सकता है कि हर चप्पे पर जो यात्रा के दौरान ये करीब 25 किलोमीटर की जो यात्रा है, इस बीच में जो डॉक्टर को चयनित किया जाएगा, उस बीच में अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत भी खराब होती है तो उसे तत्काल प्रभाव से उसका वहां पर उपचार किया जा सकेगा। लेकिन ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जब ये कैडर बनकर के तैयार होगा तो इस कैडर में कितने डॉक्टर को रखा जाएगा और वो डॉक्टर की क्या कुछ समय सीमा रहेगी, उनकी सेवाएं किस तरह से रहेगी, ये देखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा सवाल यहाँ पर के सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि किसी श्रद्धालु की अगर कुछ जैसे तबियत अचानक खराब होती है तो उसको कितनी देर में उसका उपचार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए ताकि समय रहते उस श्रद्धालु को उपचार भी मिल सके। यानी कि जिस मंशा के साथ जो ये कैडर तैयार किया जा रहा है उसका असर भी देखने को जरूर मिलना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ के पास ग्लेशियर क्षेत्र में लगातार आ रहे बर्फीले तूफान के मद्देनजर धामी सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने एक समिति गठित कर इलाके का सर्वे कराने का फैसला लिया है, जिससे किसी संभावित खतरे को दूर करने के लिए समय पर उचित कदम उठाए जा सके। केदारनाथ क्षेत्र में एवलांच पर सरकार अलर्ट। सर्वे के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। एवलांच एरिया का सर्वे करेगी समिति। खतरे की संभावना जांचेगी समिति। केदारनाथ मंदिर के पास बार बार हो रहे हिमस्खलन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पिछले महीने 22 सितंबर को मंदिर से 3 किलोमीटर दूर क्षेत्र में एवलांच आया। इसके बाद 1 अक्टूबर को भी केदारनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर दूर भारी हिमस्खलन हुआ, जिसमें बर्फीले बवंडर की डरावनी तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के पास बह रही सरस्वती और मंदाकिनी नदी के जल स्तर पर भी कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन मंदिर के पास ग्लेशियर क्षेत्र में बढ़ी हलचल से तमाम आशंकाएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में धामी सरकार ने किसी संभावित खतरे की आशंका के मद्देनजर इलाके के सर्वेक्षण का फैसला किया है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में IIT रुड़की, वाडिया संस्थान, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति को केदारनाथ मंदिर के आसपास हिमस्खलन वाले इलाके में सर्वे का जिम्मा दिया गया है। समिति को जल्दी ही सर्वे का काम पूरा कर शासन को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सरकार इतनी सतर्कता इसलिए भी बरत रही है क्योंकि साल 2013 में इसी तरह भारी बारिश के बीच एवलांच के कारण चोराबाड़ी झील फट गई थी और झील से आए पानी और मलबे ने केदारनाथ धाम क्षेत्र को तबाह कर दिया था। दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो और किसी भी संभावित खतरे की आशंका के मद्देनजर समय रहते सुरक्षा के उपाय किए जा सके, इसके लिए सरकार अलर्ट हो गई है और इसलिए समिति गठित कर इलाके की सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में सर्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी के नेतृत्व में 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दुर्गा मां के दर्शन किए। वहीं महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर महोत्सव का शुभारंभ किया। यह महोत्सव खासकर बंगाली समुदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब स्थानीय लोगों के द्वारा हिस्सा लेकर बड़े स्तर पर इस आयोजन को किया जा रहा है। और वहीं अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर कल चमोली जिले के अधिकांश बाजार बंद रहे। टैक्सी यूनियन ने भी व्यापार संघ की इस धरने का समर्थन किया। अंकिता के हत्यारों को शीघ्र फांसी दो। अंकिता हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है वो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रही है। बहुत आक्रोश लोगों के अंदर है और इसी आक्रोश के चलते आज हमारे कंटरा का जो व्यापार संघ था उसने जो उत्तराखंड के अंदर बंद की कॉल थी उसका समर्थन किया। और हम मांग करते हैं कि जो उत्तराखंड जो अंकिता हत्याकांड के दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। उस कांड की जो CBI से जांच करवाई जाए। उसमें जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है साक्ष्यों को मिटाने के लिए, उस बुलडोजर की कार्रवाई में कौन कौन लोग थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनको भी दंडित किया जाए। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए एक जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा है, वो तत्काल उसको फांसी की सजा दी जाए। एक तो हमारा आज पूरा जनपद की टैक्सी मैक्सी बंद है। बंद का आह्वान स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया गया, ये प्रदेश का आह्वान नहीं है। लेकिन हर चालक को, हर मालिक को अपनी बहू बेटियों की चिंता है। ये जो दंडनीय अपराध हुआ है ऋषिकेश में, वो अपराध यहाँ तक न फैले। ये अपराध ऋषिकेश से सीधे मुजफ्फरनगर हरियाणा चल जाए। इसी के कारण हमने आज मुख्य तरफ बंद रखा है। ये अपराधी पहाड़ में नहीं घुसे। मांग ये कि अंकिता के हत्यारों को शीघ्र से शीघ्र फांसी हो और जो भी इसमें संलिप्तता है, चाहे राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के है चाहे अन्य व्यक्तियों की है, उनको तुरंत अरेस्ट करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई। कालाडूंगी तहसील के अंतर्गत बैल पड़ाव रिपोर्टिंग चौकी में 15 क्विंटल सरकारी चावल पकड़े जाने के बाद कालाबाजारी का मामला सामने आया है। चोरी से ले जा रहे वाहन को पुलिस ने मौके पर पकड़ा। चेकिंग के दौरान वाहन में से 15 क्विंटल चावल बरामद हुआ है। गाड़ी में मौजूद सरकारी बोरियों से सस्ता गल्ला विक्रेता की पहचान हुई तो पूर्ति विभाग को सूचित किया गया और मौके पर ही कार्रवाई की गई। चौकी में एक चावल पकड़ गए 22 प्रथम दृष्टया देखने में ये पाया गया है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। उसको जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। टीम का FIR की कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत कॉर्पोरेट फाउंडेशन और तराई पश्चिमी प्रभाग रामनगर वन प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में इको टूरिज्म सेंटर चूनाखान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण, वन्य जीव मानव संघर्ष पर चर्चा की गई और वह इसके लिए जागरूक भी किया गया। वन्य जीव सप्ताह का आज पहला दिन है। उसी क्रम में जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है और रामनगर वन प्रभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ आयोजित किया गया है और इसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं
मीडिया के लोग थे और सुबह के सेशन में जो यहाँ के विद्यालय के शिक्षक हैं उनको बुलाया गया था और एक मानव वन्य जीव संघर्ष और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक चर्चा की गई थी। सबसे पहले मैं वन विभाग का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कई साल बाद वन्य प्राणी सप्ताह यहाँ पर मनाने की वो की, क्योंकि बीच रुकावट के पीछे कोरोना भी रहा, मगर इस समय जो वन विभाग द्वारा दोबारा से कोशिश की गई ये एक अच्छा मैसेज था। दूसरा, जनता और वन विभाग के बीच में कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं को मेरे द्वारा और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी रखा गया। और पूरे देश भर में शारदीय नवरात्रि मनाई जा रही है। वहीं सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में नगर में अनेक जगहों पर नवदुर्गा की मूर्तियों से सजे बड़े बड़े पंडालों में भक्तजन कीर्तन कर रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में भजन और कीर्तन स्थानीय कलाकारों के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।